समुद्र की गहराई में एक पोर्टल के नीचे सदियों से उन एलियन का बेस है जिनका इरादा पृथ्वी से इंसानों को खत्म करने का है। अब अपने इरादों को पूरा करने के लिए उन्होंने दैत्याकार जीवों को पैदा कर लिया है, जिसे हमने नाम दिया है काइजू, जापानीज भाषा में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर। इन दैत्याकार काइजू से मुकाबला करने के लिए इंसानों ने भी अपने मॉन्स्टर तैयार कर लिए हैं। जेगर, जर्मन भाषा में जिसका अर्थ होता है शिकारी। नेटफ्लिक्स मूवी टाइम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी ऑल टाइम फेवरेट मूवी पैसिफिक रिम, जैसे IMDb पर 6.9 रेटिंग मिली है। मेन रोल में चार्ली हुनाम, रिनको किकुची, इद्रिस एल्बा हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है गुइलेर्मो डेल टोरो ने। कहानी के हिसाब से गहरे समुद्र के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक पोर्टल है। पिछले कुछ सालों से अचानक इस पोर्टल के रास्ते काइजू धरती पर आने लगे हैं। काइजू का पहला हमला सैन फ्रांसिस्को शहर पर हुआ था, तब सेना को उसे मार गिराने में 6 दिन लग गए थे, लेकिन तब तक उस काइजू ने 30 मील का एरिया तबाह और बर्बाद कर दिया था और लाखों लोग मारे जा चुके थे। उस घटना के ठीक 6 महीने बाद एक दूसरा काइजू पोर्टल के रास्ते धरती पर आ गया, फिर तीसरा, फिर लगातार धरती के अलग अलग हिस्सों में इन काइजू के हमले होने लगे। इंसान समझ गए कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। इन दानवों से लड़ने के लिए इंसानों को भी किसी विशाल दैत्य की जरूरत थी। तब सारी दुनिया एकजुट हो गई और प्रोग्राम जेगर की शुरुआत हुई। जेगर एक विशाल मशीन थी और इसे ऑपरेट करना एक आदमी के बस का नहीं था। तब जेगर के पायलट मैकेनिज्म को 2 पायलट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। न्यूरल इंजन टेक्निक के सारे दोनों पायलट मानसिक रूप से जुड़कर अब इस मशीन को ऑपरेट कर सकते थे। इस जुड़ाव में दोनों पायलट्स के इमोशन, उनकी फीलिंग्स, उनका दर्द और यहाँ तक कि उनकी यादें भी जुड़ जाती थी। इस जेगर प्रोग्राम ने पूरी बाजी पलट दी थी और अब जेगर इन काइजू पर भारी पड़ने लगे थे। जेगर पायलट्स पृथ्वी के नए हीरो बन गए थे। काइजू का डर अब लोगों में खत्म होने लगा था। काइजू के बॉडी पार्ट्स मेडिकल पर्पज से और स्टेटस सिंबल के लिए ब्लैक मार्केट में बिकने लगे थे। लेकिन जेगर की ताकत के नशे में काइजू को कमजोर समझ लेना इनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। जेगर प्रोग्राम शुरू होने के 7 साल बाद एक दिन रडार पर इन्हें अब तक का सबसे विशाल काइजू नजर आता है। साइज के हिसाब से यह कैटेगरी 3 का काइजू था। जेगर का मुकाबला आज तक कैटेगरी 1 और 2 से ही हुआ था। अब हम मिलते हैं अपने हीरो रायली से, जो कि जेगर पायलट है। रायली का जेगर पार्टनर उसका अपना ही जुड़वा भाई येंसी होता है और इनके जेगर का नाम जिप्सी डेंगर। जिप्सी एक शक्तिशाली और बहुत ही शानदार जेगर है। वहीं इसके पायलट्स का मानसिक जुड़ाव भी कमाल का है। कैटेगरी 3 के काइजू से लड़ने के लिए जिप्सी डेंगर समुद्र में उतर चुका था। मार्शल के क्लियर निर्देश थे कि काइजू को खत्म करके सही सलामत वापस लौटना है। लेकिन बीती सभी लड़ाइयों को जीतने के कारण इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ये इस लड़ाई को भी बाकी लड़ाइयों जैसी मानकर ही चले थे। आदेश के हिसाब से जिप्सी को काइजू का वेट करना था, लेकिन काइजू के रास्ते में एक मछुआरों की बोट भी होती है। उन मछुआरों को बचाने के इरादे से रायली और येंसी आदेश को अनदेखा कर जिप्सी डेंगर को थोड़ा आगे लेकर चले जाते हैं। जब काइजू बोट पर हमला करने ही वाला था, तभी जिप्सी डेंगर वहां पहुंच गया। मछुआरों को सेफली दूसरी तरफ हटाकर जिप्सी उस विशालकाय काइजू से भिड़ गया और फाइनली एक लेजर ब्लास्ट के शॉट से उसे चित भी कर दिया। मार्शल अपने आदेश की अनदेखी से उन पर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन कायली खुश था कि काइजू को भी मार दिया और मछुआरों को भी बचा लिया। लेकिन तभी कंट्रोल रूम को उस काइजू के जिंदा होने के संकेत मिलने लगते हैं। वो जिप्सी को अलर्ट भी करते हैं। मार्शल उन्हें वहां से निकलने को बोलता है, लेकिन वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही काइजू उठ खड़ा होता है और जिप्सी पर हमला कर देता है। इस काइजू के सर पर एक बड़ा सींग था। जिप्सी की तरफ से पलटवार किया जाता उससे पहले ही काइजू जिप्सी की बॉडी में सींग घुसा देता है। जिप्सी को चोट लगने का अर्थ है पायलट्स को भी मानसिक रूप से चोट का एहसास होना। येंसी दर्द से तिलमिला उठता है। तभी काइजू एक बार फिर से जबरदस्त हमला करता है और जिप्सी का बायां हाथ उखाड़ देता है। जिप्सी पायलट्स अगला कदम उठाते उससे पहले ही काइजू जिप्सी के हेड को तोड़कर येंसी को बाहर खींच लेता है। रायली की आंखों के सामने उसका भाई मौत के मुंह में चला जाता है। काइजू अब भी रुका नहीं था। उसने जिप्सी की छाती में सींग घुसा दिया था। जिप्सी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जिप्सी के सेकंड पायलट येंसी के नहीं होने से रायली के पास जिप्सी के लिमिटेड कंट्रोल ही बचे थे। किसी तरह रायली ने जिप्सी की लेजर को एक्टिवेट कर दिया और एक आखिरी ब्लास्ट से काइजू को ढेर कर दिया। इसके बाद रायली अकेले किसी तरह जिप्सी को किनारे तक लेकर पहुंचता है। इस हादसे को 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब कैटेगरी 4 के काइजू धरती पर आने लगे हैं। साथ ही ये इंसानों के अटैक और डिफेंस को समझते हुए और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। जिप्सी के बाद और भी बहुत सारे जेगर्स बर्बाद हो चुके हैं। सभी देशों को ऐसा लगने लगा था कि जेगर्स के दम पर अब काइजू से लड़ाई नहीं जीती जा सकती।
काइजू के हमलों को रोकने के लिए समुद्री तटों पर ऊंची दीवारें बनाने का काम शुरू हो चुका है। जब तक दीवार बनकर पूरी होती है, अब केवल तब तक ही जेगर प्रोग्राम को फंड मिलेगा। मार्शल के पास अब केवल 8 महीनों का समय है। अब हम अपने हीरो रायली को तटीय दीवार की एक साइड पर देख पाते हैं। रायली उस हादसे के बाद से गुमनाम जिंदगी जी रहा था। मार्शल किसी तरह उसको ढूंढ लेते हैं और फिर से जेगर प्रोग्राम को ज्वाइन करने को कहते हैं, लेकिन पिछली घटना ने रायली को बुरी तरह से तोड़ दिया था। काइजू ने जब उसके भाई को मारा था, तब उसका दिमाग उससे जुड़ा हुआ था। उसने आखिरी समय में अपने भाई के दर्द को महसूस किया था, इसलिए वो मार्शल को इनकार कर देता है। तब मार्शल उसे कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, तुम यहाँ इस दीवार पर मरना पसंद करोगे या जेगर में। यह बात रायली पर असर कर जाती है। उधर हाल ही में सिडनी में प्रकट हुए एक काइजू ने तटीय दीवार वाले प्रोजेक्ट की हवा निकाल दी थी। इस काइजू के सामने वो विशाल दीवार ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तब एक जेगर को उसके सामने उतरना पड़ा। इस जेगर के पायलट्स हरक्यूलिस और चैक हैंसन थे, जो कि रिश्ते में बाप बेटे हैं। इन्होंने काइजू को धूल चटा दी। अब क्योंकि जेगर प्रोग्राम आउटडेटेड मान लिया गया था और इसे फंड भी मिलना बंद हो चुका था, इसलिए मार्शल अब इस जेगर प्रोग्राम को खुफिया तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। मार्शल अपनी टीम में 2 साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर हरमन को भी शामिल करते हैं। कायली का जेगर जिप्सी डेंगर, जो 5 साल पहले तबाह हो गया था, उसे फिर से जंग के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी मार्शल ने मिस मोरी को दी थी। मिस मोरी, जिसके लिए मार्शल पिता से भी बढ़कर हैं। रायली को पता चलता है कि कभी जहां इस प्रोजेक्ट में 30 जेगर्स का शानदार बेड़ा था, आज यहां केवल 4 जेगर बचे थे। क्रिम्सन टाइफून, इसको 3 पायलट्स ऑपरेट करते हैं, जो कि आपस में भाई हैं। चेरनो अल्फा, जिसके पायलट्स हैं साशा और लेक्सिस। स्ट्राइकर यूरेका, इस जेगर के पायलट्स हरक्यूलिस और चैक हैंसन थे। स्ट्राइकर वही जेगर है जिसने काइजू का पिछला हमला नाकाम किया था। और आखिर में रायली को जिप्सी डेंगर देखने को मिलता है, जिसे मोरी ने बिल्कुल नया और पहले से ज्यादा पावरफुल बना दिया है। अब इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की भी ताकत है। मार्शल रायली को अपना प्लान बताता है कि अब हम उस खाई पर हमला करेंगे। हम स्ट्राइकर की पीठ पर 2400 पाउंड का न्यूक्लियर बम लगाएंगे और बाकी 3 जेगर उसकी हिफाजत करेंगे। रायली कहता है कि हम ये पहले ही करके देख चुके हैं, खाई के अंदर कुछ भी नहीं जाता, अब इस प्लान में नया क्या है। तब मार्शल कहते हैं कि अब उसका भी इलाज है। डॉक्टर हरमन अपने आंकड़ों के हिसाब से आने वाले दिनों में काइजू के हमलों में तेजी आने की आशंका बताता है। और डॉक्टर न्यूटन के हिसाब से काइजू भले आकार में और बनावट में अलग अलग है, उसके बावजूद इन सबका डीएनए एक ही है। न्यूटन अपने पास मौजूद काइजू के दिमाग के टुकड़े से और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है, और इसके लिए वह काइजू के दिमाग से उसी तकनीक से जुड़ना चाहता है जिस तकनीक से जेगर के पायलट आपस में जुड़ते हैं। स्ट्राइकर यूरेका का जवान पायलट चैक हैंसन काबिल होने के साथ थोड़ा घमंडी भी है। जेगर प्रोग्राम के फेलियर का दोषी वो रायली जैसे पायलट्स को मानता है। उधर रायली के को पायलट सिलेक्शन के लिए क्वालिफाइड लोगों के बीच कॉम्बैक्ट हो रहा है। कोई भी रायली के बराबर नहीं था, लेकिन मोरी तो रायली की परफॉर्मेंस को भी औसत ही बताती है। इस पर कायली मोरी को कॉम्बैक्ट के लिए चैलेंज देता है। मोरी 4/3 से मैच जीत जाती है। रायली मार्शल से कहता है कि उसे मोरी अपने को पायलट के तौर पर चाहिए, लेकिन मार्शल मोरी के लिए मना कर देता है। हालांकि जेगर का पायलट बनना मोरी का भी सपना है, लेकिन मार्शल किसी इमोशनल कारण से मोरी को पायलट बनाने को राजी नहीं है। यहीं हमें पता चलता है कि मार्शल किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। जिप्सी डेंगर के पायलट कनेक्शन का पहला टेस्ट होने जा रहा था। रायली ये देखकर खुश हो जाता है कि मोरी ही फाइनली उसकी पार्टनर है, मतलब कि मार्शल आखिरकार राजी हो गए थे। रायली मोरी को एडवाइस करता है कि जुड़ाव के दौरान उसे अपनी यादों में उलझने से बचना है। उधर न्यूटन मना करने के बावजूद काइजू के दिमाग से खुद को जोड़ लेता है। यह कुछ पल का ही कनेक्शन था और कनेक्शन ब्रेक होने के बाद न्यूटन बदहवास हो गया था। काइजू का यह दिमाग बहुत पुराना होने की वजह से उसका कनेक्शन बीच में ही टूट गया था, लेकिन तब तक जो उसे पता चला वो बेहद डरावना था। उसने मार्शल को बताया कि पोर्टल के नीचे एलियंस की बहुत बड़ी बस्ती है और उनका इरादा इस ग्रह पर कब्जा करने का है। अभी तक जो भी काइजू हमारे सामने आए हैं वो केवल हमें परखने आए थे। काइजू की सेकंड वेव में टर्मिनेटर्स काइजू बाहर आएंगे और इनका इरादा इस पृथ्वी से हम इंसानों का नामो निशान मिटा देने का है। मार्शल उसे कहते हैं कि तुम्हें यह कनेक्शन दोबारा करना होगा, उनकी कमजोरी का पता लगाना होगा। न्यूटन कहता है कि उसे इसके लिए काइजू के फ्रेश दिमाग की जरूरत है। मार्शल उसे हनीबेल चो से मिलने को कहता है, जो ब्लैक मार्केट में काइजू के बॉडी पार्ट्स का बिजनेस करता है। जिप्सी डेंगर के पायलट सिस्टम में रायली और मोरी का मानसिक जुड़ाव पूरा हो गया था, लेकिन अचानक रायली खुद ही अपने भाई की मौत को महसूस करने लगता है।
हालांकि रायली तुरंत संभल जाता है, लेकिन इस डिस्टरबेंस से मोरी अपनी किसी दर्द भरी याद में उलझ गई थी। मोरी बहुत छोटी थी और एक काइजू ने उसके माता पिता को मार दिया था। अब वो काइजू मोरी के पीछे पड़ा था। मोरी खुद को उसी पल में देख रही थी। उसकी तेज याददाश्त उसकी न्यूरल एक्टिविटी पर हावी हो चुकी थी। रायली क्योंकि इस वक्त मोरी से जुड़ा हुआ था, वो उसकी यादों में घुसकर उसे वहां से निकलने को कहता है, लेकिन एक काम नहीं कर रहा था। तभी वो काइजू मोरी के ठीक सामने आ गया। काइजू को अपने सामने समझकर वो उसे रोकने के लिए हाथ सामने करती है, तो इधर जिप्सी का वेपन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मोरी के साथ रायली भी उसकी यादों में देखता है कि कैसे एक जेगर ने मोरी को उस काइजू से बचा लिया था। उस जेगर का पायलट कोई और नहीं बल्कि खुद मार्शल थे। जेगर बेस में भगदड़ शुरू हो गई थी क्योंकि जिप्सी बहुत हाई एनर्जी बूस्ट कर रहा था। आखिरकार जब कंट्रोल सेंटर से जिप्सी का पावर कट किया गया तो सबकी जान में जान आई। एक बड़ा हादसा टल गया था। हांगकांग में न्यूटन मार्शल के बताए पते पर पहुंच जाता है और इधर रायली और मोरी के कनेक्शन में हुई गड़बड़ी से मार्शल बहुत अपसेट है। स्ट्राइकर का पायलट चेक आज वाले हादसे के बाद गुस्से से उबल रहा था और वह मोरी से बदतमीजी कर बैठता है। इस पर रायली चेक को अच्छा सबक सिखाता है। मार्शल फैसला करते हैं कि मोरी क्योंकि अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो रायली की को पायलट नहीं बन सकती। रायली कहता है कि मोरी की नहीं बल्कि मेरी गलती थी, लेकिन मार्शल अपना फैसला नहीं बदलते। अब कंट्रोल सेंटर को अचानक खाई से 2 नए काइजू के बाहर आने के संकेत मिलने लगते हैं। कैटेगरी 4 के इन काइजू को ओटाची और लेदरबैक कोड नेम दिया जाता है। मार्शल क्रिम्सन टाइफून और चेरनो अल्फा 2 जेगर्स को इनसे मुकाबला करने की जिम्मेदारी देते हैं और स्ट्राइकर यूरेका को न्यूक्लियर बम के साथ कोस्टल एरिया में ही रुकने का आदेश देते हैं। जिप्सी को कोई काम नहीं दिया जा सकता क्योंकि रायली के अलावा जिप्सी का दूसरा पायलट अभी तैयार ही नहीं हुआ है। उधर न्यूटन हनीबल चो के सामने काइजू के फ्रेश दिमाग की डिमांड रखता है। हनीबल पूछता है कि काइजू के शरीर का हर हिस्सा बिकता है, लेकिन तुम्हें काइजू का दिमाग ही क्यों चाहिए? न्यूटन बताता है कि उसने काइजू के दिमाग से कनेक्शन बनाया है। फिर वो न्यूटन की आंख देखता है और अचानक गुस्सा हो जाता है। क्रिम्सन टाइफून के सामने ओटाची काइजू पानी से बाहर निकल आता है और अपनी पूंछ से उस पर वार कर देता है। 3 पायलट मैकेनिज्म वाले टाइफून के 3 आर्म्स थे। उसके तीनों आर्म्स पर ब्लेड लगे थे। टाइफून ने ओटाची को ब्लेड से जख्मी कर दिया था, लेकिन ओटाची ने जबरदस्त तेजी से पलटवार किया। टाइफून को फंसा देख चेरनो अल्फा उसकी मदद करने आ जाता है और ओटाची पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा को गिराकर ओटाची फिर से टाइफून पर हमला करता है और उसे टर्मिनेट कर देता है। अल्फा संभल चुका था और हमले के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ओटाची ने ब्लू कलर का अजीब सा लिक्विड उस पर फेंक दिया। स्ट्राइकर जो तट पर खड़ा था उसके पायलट्स चेक और हरक्यूलिस मार्शल के रोकने के बावजूद अल्फा की मदद को आगे बढ़ चलते हैं। उस लिक्विड से अल्फा की बॉडी पिघल गई थी। ओटाची अल्फा की पुर्जे बिखेर रहा था। अल्फा और उसके दोनों पायलट अब खतरे में थे और स्ट्राइकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन स्ट्राइकर पहुंचता उससे पहले ही दूसरा काइजू कोड नेम लेदरबैक पानी से बाहर निकल आता है और अल्फा पर टूट पड़ता है। चेरनो अल्फा की मदद को जाते स्ट्राइकर का रास्ता ओटाची ने रोक लिया था और अल्फा भी टर्मिनेट हो जाता है। उसके पायलट्स भी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। दोनों चेरनो अल्फा के साथ समुद्र में समा जाते हैं। स्ट्राइकर ओटाची पर हमले के लिए मिसाइल एक्टिवेट कर ही रहा था कि लेदरबैक जैसे उसके इरादे को समझ गया और मिसाइल फायर होती उससे पहले ही लेदरबैक ने एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट कर दिया, जिसने स्ट्राइकर के साथ साथ कंट्रोल सेंटर के सभी सिस्टम एक बार के लिए जाम कर दिए। इस ब्लास्ट के रेडियस में आने वाला हर एक डिजिटल उपकरण ठप हो गया था। अब स्ट्राइकर काइजू के सामने हेल्पलेस सा खड़ा था। तब रायली मार्शल को याद दिलाता है कि जिप्सी डेंगर न्यूक्लियर पावर्ड और पूरी तरह एनालॉग मशीन है, जिस पर लेदरबैक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई असर नहीं हुआ था। अब और कोई चारा नहीं था, जिप्सी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए मार्शल रायली के को पायलट के तौर पर मोरी को मंजूरी दे देते हैं। उधर न्यूटन एक साथ 2 काइजू के आने की खबर से हैरान होने लगा तो हनीबल ने उसे कहा कि 2 काइजू एक साथ आने का कारण खुद न्यूटन ही है, क्योंकि दिमाग का कनेक्शन एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता है। ये बोलकर हनीबल ने अपना चश्मा हटा दिया। अपनी आंख दिखाकर उसने न्यूटन से कहा कि मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी काइजू के दिमाग से एक बार जुड़ चुका हूँ। और उसके बाद हनीबल ने न्यूटन को वहां से भगा दिया। ओटाची स्ट्राइकर को लेदरबैक के हवाले कर शहर पर हमला कर देता है। न्यूटन एक रिफ्यूजी बंकर में जा छुपता है, लेकिन ओटाची तो जैसे उसे ही खोज रहा था। लेदरबैक स्ट्राइकर को खत्म करने ही वाला था कि जिप्सी वहां पहुंच जाता है। जिप्सी ने लेदरबैक को गजब की धोबी पछाड़ दी थी, लेकिन जवाब में लेदरबैक ने भी जिप्सी को उठाकर किनारे पर फेंक दिया था। बंदरगाह पर दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है और आखिर में जिप्सी उसके शरीर की धज्जियां उड़ा देता है।
उधर दूसरा काइजू ओटाची न्यूटन के लिए बंकर को खोद डालता है, लेकिन जिप्सी डेंगर तब तक लेदर बैग को नरक का रास्ता दिखाकर ओटाची के पीछे आ चुका था। यह सीन फिल्म के बेस्ट सीन में से एक है, जहां जिप्सी एक जहाज को बेसबॉल बैट की तरह उठाकर लाता है और ओटाची की मजम्मत शुरू करता है। जिप्सी ने ओटाची को इतना कूटा कि ओटाची जान बचाकर वहां से भाग गया और बिल्डिंग्स के पीछे छिप गया। रायली को पता था कि वो घात लगाकर हमला करने की फिराक में है और रायली का अंदाजा सही था, ओटाची ने वही किया था। जिप्सी ने उसके सभी वारों को बेकार कर दिया था और उसकी घातक पूंछ को भी उखाड़ फेंका था, लेकिन अंत में ओटाची ने खुद को उड़ने वाले काइजू में मॉडिफाई कर लिया और जिप्सी को उठाकर वो आकाश में उड़ने लगा। अब तक जिप्सी के सारे हथियार खाली हो चुके थे, लेकिन मोरी ने बताया कि एक हथियार अब भी बाकी है। मेटल स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके जिप्सी ने ओटाची को 2 हिस्सों में काट डाला। ओटाची खत्म हो गया था, लेकिन अब जिप्सी 50,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। जिप्सी ने आयरन मैन स्टाइल में अपनी स्पीड को कुछ हद तक काबू कर लिया और आखिर वो सेफली धरती पर लैंड कर गया। रायली और मोरी का हीरोज की तरह स्वागत हो रहा था और अब चेक भी रायली का शुक्रगुजार था, क्योंकि रायली जिप्सी को लेकर ना पहुंचता तो स्ट्राइकर यूरेका का नष्ट होना तय था। हनीबल अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां ओटाची की डेड बॉडी आसमान से टपकी थी। न्यूटन भी वहां होता है और हनीबल उसे काइजू का दिमाग देने को राजी हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ओटाची एक फीमेल काइजू थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसका बच्चा जिंदा था और वह ओटाची के पेट से बाहर निकल आया। वह भी पूरा विकसित नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाया, लेकिन मरने से पहले उसने हनीबल को अपना पहला और आखिरी निवाला बना लिया था। हनीबल का एक गोल्डन बूट काइजू के शरीर के बाहर गिरा पड़ा था। उधर खाई के पास अब फिर से 2 काइजू दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये खाई के ऊपर ही मंडरा रहे थे, मानो उसकी सुरक्षा में तैनात हो। न्यूटन ने जब काइजू के दिमाग के साथ जुड़ाव करके एलियंस और उनके प्लान की इंफॉर्मेशन हासिल की थी, उसी समय शायद एलियंस ने भी न्यूटन के दिमाग को पढ़ लिया था और अब एलियंस को इंसानों के प्लान की जानकारी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने खाई की सुरक्षा बढ़ा दी है। अपने पुराने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्शल के पास अब केवल 2 जेगर बचे थे। स्ट्राइकर तो पहले वाले प्लान के हिसाब से न्यूक्लियर बम को ही कैरी करेगा, लेकिन अब एक अकेला जिप्सी ही उसको कवर देगा। चेक के डैड और उसके जेगर पार्टनर हरक्यूलस जख्मी थे, इसलिए मार्शल खुद स्ट्राइकर यूरेका में चेक के साथ पायलट बनकर जा रहे थे। इस बार डॉक्टर हरमन भी न्यूटन की मदद के लिए आ जाते हैं और उन्हें बेबी काइजू का जो ताज़ा दिमाग मिला था, उससे ये दोनों एक साथ मिलकर मानसिक जुड़ाव करते हैं। जुड़ाव के बाद उन्हें जो मालूम चला वो बहुत डरावना था। स्ट्राइकर और जिप्सी समुद्र की गहराई में, जहां विजिबिलिटी भी बहुत डाउन थी, चलते हुए खाई के नजदीक जाते जा रहे थे, लेकिन कोई भी काइजू उन पर हमला करने नहीं आया था। ये हैरान करने वाली बात थी। उधर न्यूटन और हरमन बेस पर पहुंच जाते हैं। मार्शल खाई में बम गिराता उससे ठीक पहले न्यूटन कंट्रोल रूम में आ जाता है और उन्हें ऐसा नहीं करने को बोलता है। वो बताता है कि खाई खुली हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसमें बम गिराया जा सकता है। खाई का मैकेनिज्म काइजू के कोड को पढ़कर ही उसे इस पार या उस पार जाने देता है। इसी समय स्क्रीन पर तीसरे काइजू के संकेत नजर आते हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा कैटेगरी 5 का काइजू था। जिप्सी और स्ट्राइकर को 3 तरफ से घेरने का यह उनका प्लान था। कैटेगरी 5 काइजू स्ट्राइकर के सामने खड़ा था और स्ट्राइकर मुकाबले के लिए पोजीशन ले चुका था, लेकिन तभी स्ट्राइकर के बाईं तरफ से एक दूसरे काइजू ने हमला कर दिया। जिप्सी पर भी हमला हो चुका था। एक काइजू ने जिप्सी के राइट आर्म को तोड़ डाला था, लेकिन जिप्सी ने भी उसके जबड़े की तबीयत से कुटाई की थी। उधर काइजू ने स्ट्राइकर को काफी नुकसान पहुंचा दिया था और अब वो तेजी से जिप्सी की ओर बढ़ चला। जिप्सी ने उसके रास्ते से हटने की बजाय उसकी स्पीड को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और उस काइजू को बीच में से चीर दिया। स्ट्राइकर के काफी सारे सिस्टम फेल हो गए थे। उसका एक पैर बुरी तरह डैमेज था। ऐसे में जिप्सी उसकी मदद को आना चाहता था, लेकिन मार्शल ने उसे वहीं रुकने का आदेश दिया। न्यूक्लियर हथियार तो स्ट्राइकर पर लोड था, लेकिन वो अब खाई तक नहीं जा सकता था। ऐसी सिचुएशन में मार्शल ने यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। मार्शल ने रायली को याद दिलाया कि जिप्सी एक चलती फिरती परमाणु भट्टी है। अब क्योंकि स्ट्राइकर आगे नहीं जा सकता, इसलिए स्ट्राइकर की जगह जिप्सी को खाई में कूदना होगा। मार्शल और चेक ने बलिदान का रास्ता चुन लिया था। वो जिप्सी का रास्ता साफ करने के लिए अपनी जान देने जा रहे थे। इस बुरी हालत में भी स्ट्राइकर ने कैटेगरी 5 काइजू के दांत खट्टे कर दिए थे। दूसरा एक और काइजू जो अब तक जिंदा था, वो कैटेगरी 5 काइजू की मदद के लिए आ गया था। इस समय दोनों जिंदा बचे काइजू स्ट्राइकर की हद में थे। मार्शल ने सही समय पर स्ट्राइकर यूरेका के न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया और एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। स्ट्राइकर ने खुद तबाह होकर दोनों काइजू को भी खत्म कर दिया था। कहानी के आखिरी पड़ाव पर देवी और सजन। अगर आपको आज की फिल्म का यह नरेशन पसंद आया तो आपसे इस वीडियो को लाइक करने की उम्मीद रखता हूँ। लाइक जरूर करें।
अगली कड़ी में आपके लिए पैसिफिक रिम का अगला भाग जो 2018 में रिलीज हुआ था उसे नरेट करूंगा, जो कि पहले भाग की तरह ही एक जबरदस्त फिल्म है। मुझसे जुड़े रहने के लिए नेटफ्लिक्स मूवी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की महिमा तो आप जानते ही हो। जिप्सी ने जिस काइजू को मारा था उसकी डेड बॉडी को लेकर वो खाई की ओर बढ़ चला, ये सोचकर कि डेड काइजू के कोड से खाई खुल जाएगी और उसके साथ जिप्सी भी खाई में एंटर कर जाएगा। लेकिन तभी कैटेगरी 5 काइजू जिप्सी के सामने आ गया, जो उस ब्लास्ट के बाद भी जिंदा बच गया था। जिप्सी ने डेड काइजू को वहीं छोड़ दिया और कैटेगरी 5 काइजू पर सीधे हमला कर दिया। जिप्सी और काइजू दोनों लड़ते जा रहे थे और खाई में गिरते जा रहे थे। खाई तक पहुंचते पहुंचते जिप्सी ने काइजू को खत्म कर दिया था। जिप्सी खाई को पार कर जाता है, लेकिन मोरी ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो चुकी थी। रायली उसे अपनी ऑक्सीजन देकर उसे एवेक कैप्सूल से ऊपर भेज देता है और खुद जिप्सी को लेकर डीप डाउन चला जाता है। एलियंस जिप्सी को देखकर शॉक हो गए थे, लेकिन अभी तो झटका लगना बाकी था। रायली की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। फिर भी आखिरी कुछ सेकंड में रायली जिप्सी के न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव को मैनुअली ट्रिगर करके वो भी अपने कैप्सूल में इजेक्ट हो जाता है। इजेक्शन के तुरंत बाद एक जोरदार धमाका होता है और वो खाई आखिर खत्म हो जाती है। काइजू का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हालांकि मार्शल और चेक कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन मोरी और रायली दोनों जिंदा और सुरक्षित थे। उनके कैप्सूल समुद्र में तैर रहे थे और सेना के चौपर ऊपर मंडरा रहे थे। अंत में हमें हनीबल दिखाई देता है, जो बेबी काइजू के पेट को काटकर बाहर निकल आया था और अपने गोल्डन बूट को खोज रहा था। इस फिल्म का ऐसा अंत सुनकर कुछ सवाल आपके मन में जरूर उभरे होंगे। अगर हाँ तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते, अगर आप टाइम लैप्सिंग कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं तो आपको टाइम ट्रैप फिल्म का नरेशन सजेस्ट करूंगा। चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको इसका नरेशन मिल जाएगा। आपके लिए शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक और फिल्म के बेहतरीन नरेशन के साथ। गुड बाय, जय हिंद।